हेलो बेटा। तो बच्चों आज आप लोगों का वेलकम है टू द प्रैक्टिस सेशन ऑफ टू टॉपिक्स ऑफ 11th केमिस्ट्री। हम आज 11th केमिस्ट्री के बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में से दो टॉपिक को कवर करेंगे और उनकी बेसिकली आज टॉपिक भी नहीं, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कराने वाला हूँ उन क्वेश्चंस की। आज आज का सेशन मैंने इसीलिए प्लान किया था। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर इट। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, मेरे साथ आओ। सबसे पहले बच्चों चल के एक छोटा सा काम करना है ताकि पहले समझना है कि एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होते हैं। मैं पहले आप लोगों से बात करने वाला हूँ दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिसे एक को कहते हैं बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला और एक को कहते हैं बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद फटाफट देखो बच्चों, मैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाने वाला। हम लोगों ने ऑलरेडी ये टॉपिक पहले पढ़ लिया है, हम लोग सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस लेने आए हैं। तो मैं बेसिक बताकर एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर क्या है सीधा लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों। ठीक है, सो आ जाओ। एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है क्या है सर? देखो बच्चों, हमने बात करी थी एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है किसी भी दुनिया में जो एक्चुअल फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उनकी अगर सिंपलेस्ट फॉर्म को उठाया जाए तो उसे एम्पेरिकल फॉर्मूला कहा जाता है। जैसे सपोज करो मैं आप लोगों को कहूं कि मेरे पास एक फॉर्मूला है C6H12 और O6, ये मेरे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये मेरे पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर देखा जाए तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो दुनिया में एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। और अगर आप लोग नोटिस करो तो यहाँ पर हमारे पास जो रेशियो डेवलप हो रही है बच्चों, वो 6:12:6 डेवलप हो रही है। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आऊं तो हमारे पास एक एम्पेरिकल फॉर्मूला नाम का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। अगर आप इसको तीनों को 6 से डिवाइड कर दो तो आपको एक C1H2O1 करके चीज सामने आएगी। इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला ये सामने आएगा। उस सिंपलेस्ट फॉर्मूला को हम लोग सिंपल भाषा में क्या कहते हैं बच्चा लोग? एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो ज्यादा बड़ी गेम नहीं है, दिमाग में बड़ा सिंपल सा कॉल रखना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला बेसिकली दुनिया में जो फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म को कहते हैं। जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे फॉर्मूले भी होते हैं जिनका दोनों फॉर्म ही सेम होती है। जैसे सपोज करो H2O है, अब H2O में ऑलरेडी 2:1 है बच्चा, इससे छोटा क्या ही कर लोगे तुम लोग, तो इसकी ऑलरेडी एम्पेरिकल फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा 2:1। ठीक है, तो बच्चों ने क्या करना है, बच्चों ने ये बात ध्यान रखनी है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है सर। एम्पेरिकल फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। एक और एग्जांपल लेना है, मान लो बेंजीन है बच्चों आप लोगों के पास C6H6, बेंजीन का फॉर्मूला है। रेशियो क्या होगी? रेशियो होगी सर 6:6। इसको 6 से डिवाइड कीजिए, 1:1 आएगा, दैट विल मेक इट C1H1। तो ये जो फॉर्मूला बन के सामने आया है इसे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है, सो एक तो दिमाग में रखना कि एम्पेरिकल क्या होता है, मॉलिक्यूलर क्या होता है, ये एक बेसिक आइडिया है। ठीक है, उसके बाद एक सिंपल सा आइडिया दिमाग में रखना, हमारे पास जब भी एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाया करेगा, जब भी एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाया करेगा, आप उसको अगर किसी एक n नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये जो n नंबर है इसको हमने टॉपिक में क्या पढ़ा हुआ है सर? क्या होता है ये? n टॉपिक होता है बच्चों, इसको कहा जाता है ऊपर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, नीचे एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूले का मोलर मास भी कह सकते हो इसको आप लोग, है ना। इसको डिवाइड करोगे तो आपको एक n नंबर मिल जाएगा, उस नंबर को ऊपर आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे। तीसरी चीज बच्चों जो ध्यान रखनी है वो ये है कि कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आपको मोलर मासेस डायरेक्टली नहीं दिए जाते क्वेश्चन के, तो वहां पर भी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जो मोलर मासेस होते हैं बेटा वो कई बार ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी भी होते हैं। मॉलिक्यूलर मासेस जो होते हैं वो ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी भी होते हैं, ये ध्यान रखो आप लोग। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा था, मैंने ये बेसिकली सेशन इसलिए रखा था क्या कि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे साथ आओ, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चंस। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है मैंने कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन 85.7% कार्बन एंड हैज मॉलिक्यूलर मास ऑफ 84U। ठीक है जी, देखो पहला तरीका, ये क्वेश्चन उठता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला करना कैसे है सर। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे करना है, लेट्स वर्क इट आउट। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेगा, सबसे पहले स्टूडेंट जाएगा और एक टेबल क्रिएट करेगा। नाउ व्हाट इज दैट टेबल सर? टेबल में क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि बच्चों ने लेट करना है पहले कंपाउंड बी, लेट कंपाउंड बी 100 ग्राम्स। सबसे पहले आप लोगों ने कंपाउंड को 100 ग्राम लेट करना है। उसके बाद बच्चा लोग क्या क्या गिवन है देखो, हमें हाइड्रोकार्बन दे रखा है। दुनिया में कोई भी हाइड्रोकार्बन हो उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दो ही लोग होते हैं सिर्फ,
ठीक है। तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन दो ही लोग होते हैं तो उसने क्लियर करा है कंटेन्स 85.7% कार्बन। इसका मतलब मेरे केस में फिलहाल कार्बन कितना हो गया सर, कार्बन हो गया सर कितना 85.7 ग्राम्स, और हाइड्रोजन कितना हो गया 100 में से माइनस करके 14.3 ग्राम्स। ठीक है जी। सो कार्बन और हाइड्रोजन का मास हमें पता चल जाता है। फाइन। अब चलते हैं, एक टेबल बनाना है बच्चों। वो टेबल किस चीज का, ध्यान देना। सबसे पहले यू गाइस शुड गो फॉर द सीरियल नंबर, देन आदत डालनी है बच्चों एलिमेंट्स लिखने की, देन उनका गिवन मास पर्टिकुलरली, देन उनका मोलर मास बच्चों, देन मोल्स, एंड द लास्ट इज द सिंपलेस्ट रेशियो। ये टेबल हम एक बनाया करेंगे जिसको मोलर रेशियो का टेबल भी कहते हैं, बट अभी नॉर्मल चल लो। जैसे हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल है, पहले ये पकड़ो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है सर, ध्यान देना। हमारे पास कार्बन है और हमारे पास हाइड्रोजन है, ये दो एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल है। बैलेंस करने चलते हैं। कार्बन कितने ग्राम है सर, 85.7 ग्राम है सर। हाइड्रोजन कितना है सर, 14.3 ग्राम है सर। ठीक है जी। कार्बन का मोलर मास कितना है, कार्बन का मोलर मास है सर 12 ग्राम्स। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है सर, 1 ग्राम्स। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, मोल्स कैसे निकालते हैं सर, गिवन मास ओवर मोलर मास। तो मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास ओवर मोलर मास, तो 85.7 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 12 ये करेंगे। इधर भी बच्चों 14.3 डिवाइड बाय 1 करेंगे, दैट विल डेफिनेटली गिव मी द 14.3। अब आपको 85.7 को 12 से डिवाइड करना है, लेट्स गो फॉर इट। 85.7 डिवाइड बाय सर 12, ठीक है जी, करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो 7 पे क्या 84 डेसिमल 17.1, तो 7.1 अप्रोक्स आ गया जी, 7.1 अप्रोक्स आ गया सर। अब यहां से इनको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना होता है। सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है सर, कि वो इनमें से छोटा नंबर है उसको दोनों से डिवाइड कर दिया जाए सर। करिए, आओ देखें। तो 7.1 को मैंने फिर 7.1 से डिवाइड किया बच्चों, मेरे पास आ गया 1। 14.3 को मैंने फिर 7.1 से डिवाइड किया, मेरे पास आ गया अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली आ गया 2। तो मेरे पास बच्चों जो एम्पेरिकल फॉर्मूला डेवलप हुआ है, दैट विल बी कार्बन रेशियो हाइड्रोजन विल बी, कितना हुआ सर कार्बन रेशियो हाइड्रोजन, कार्बन 1 हुआ सर, हाइड्रोजन 2 हुआ सर। ये फॉर्मूला डेवलप हो गया, ठीक है। तो इस चक्कर में देयरफॉर मैं कह सकता हूं बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला जो डेवलप हुआ है दैट इज C1 और H2, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया। अब मैंने आप लोगों को पीछे एक चीज याद कराई थी सर, एम्पेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेवलप होता है, और इस n के लिए मेरे को ये दो लोग चाहिए। तो मैं क्या करूं बच्चों, सबसे पहला काम n निकालने गया मैं। आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 85u, तो मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूं सर 84u सॉरी। नीचे एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन 1 into 2 12 plus 2 that is 14, 14 ये कितने पे जा रहा है एग्जैक्ट 6। तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ सर, मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ सर एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय n। नाउ व्हाट इज माय एम्पेरिकल फॉर्मूला सर, एम्पेरिकल फॉर्मूला है सर मेरे पास C1H2 ओवरऑल n की वैल्यू 6, सो बच्चा आई विल बी गेटिंग C2H12 C6H12, ये हमारा प्रॉपर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया बच्चा। ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ सुनना नहीं है। मुझे सिर्फ सुनने से काम बन जाता तो सारे काम चला जाते। हमें क्या करना है बच्चों, हमें साथ में सॉल्व करना है। आप प्रैक्टिस सेशन में हैं, आप साथ साथ सॉल्व कीजिए, ठीक है, तभी मजा आएगा बच्चों क्वेश्चन करने का। ठीक है, आओ अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड, कोई आयरन ऑक्साइड है बच्चों, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोगों को निकालना है, और मास परसेंट दे रखी है 69.9 और 30.1% रिस्पेक्टिवली, और एटॉमिक मास हमें दे रखा है 56 आयरन का और ऑक्सीजन का 16। मैं तुम्हें एक छोटा सा एक वे आउट इसका बता दूं बच्चों, आयरन का कोई भी ऑक्साइड हमारे पास हो सकता है। आयरन के 3 ऑक्साइड मेरे पास है, FeO हो सकता है, Fe2O3 हो सकता है, Fe3O4 कोई भी तो हो सकता है ना। तो मैं क्या करूं बच्चों, मैं सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हुए एक छोटा सा काम कर लेता हूं। पहले जो मैंने पीछे कहा ही आप लोगों को जो काम करना ही है, सबसे पहले लेट कंपाउंड बी बच्चों 100 ग्राम्स, ठीक है। अब जाओ, आयरन कितना है, आयरन है सर 69.9 ग्राम्स, ऑक्सीजन कितना दे रखा है सर 30.1 ग्राम्स, ठीक है। ये हमारे पास
सॉल्व हो गया। अभी हमने क्या बनाना है बच्चों, टेबल बनाना है अब हम लोगों ने मिलके। जब टेबल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आओ जरा मेरे साथ। टेबल बनाएंगे सर, सीरियल नंबर, एलिमेंट्स, गिवन मास, मोलर मास, मोल्स एंड बच्चों सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है जी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बच्चा लोग सबसे पहला काम शुरुआत होगी। मैं मान लो बेटा दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले चलते हैं, एलिमेंट पहला है बच्चों आयरन, दूसरा है ऑक्सीजन। अब शुरुआत करते हैं इसकी कैलकुलेशन की। देखो बेटा मेरे को पता है, मैं इतने टाइम से बच्चों को देख रहा हूँ, मोस्टली बच्चों का मन कर रहा होता है यहाँ पे सर 69.9 है 70 लिख लेते हैं, 30.1 है 1 लिख लेते हैं। देखो मैं बहुत कोशिश करता हूँ अवॉइड करने की, यहाँ पे लास्ट में जाके वैसे भी राउंड ऑफ करना होता है। शुरू से राउंड ऑफ करना शुरू करोगे तो आंसर बहुत वेरिएट कर जाता है बच्चा लोग। तो शुरू में अभी अवॉइड करो। ये वाली लास्ट दो रोज होती है जिनमें जो अप्रोक्सीमेशन करना है यहाँ करना है, ताकि हम नियरेस्ट होल नंबर तक पहुंचे। डेविएट ज्यादा आंसर गलत तरफ डायरेक्शन में डेविएट ना हो जाए बच्चों। सो क्या करो, सबसे पहले मेरे साथ चलो। गिवन मास है बच्चों 69.9 ग्राम्स। ऑक्सीजन का मास है बच्चों 30.1 ग्राम्स। फाइन कॉल है। आयरन का मोलर मास क्या होता है सर, आयरन का मोलर मास हमें दे रखा है सर 56। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है बच्चों 16। मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास ओवर मोलर मास। लेट्स गो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इधर भी बच्चों गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो लेट्स गो फॉर दैट, करके देखें जरा। 69.9 डिवाइड बाय 56। तो 1 से किया बच्चों पहले 56, 9 में 6 गए बेटा, पेपर 3 आ गए, 1 डेसिमल ऊपर 9, तो 2 पे चला जाएगा क्योंकि 3 पे बड़ा हो जाएगा, तो 1.2। ठीक है जी। 30.1 को 16 से करते हैं, आओ। 30.1 डिवाइडेड बाय 16 बेटा, 16 1s आर 14 डेसिमल 1 बेटा, 16 9s आर 144 होता है, तो 141 है ये, 8 पे जाएगा मतलब, तो 8 पे जाएगा सर। तो मेरे पास यहाँ पर आया सर 1.8। पहले ये दो नंबर निकाल लिए। अब बेटा तरीका क्या होता है, जो छोटा नंबर है उसको दोनों से डिवाइड करेंगे आप लोग। तो छोटा नंबर कौन है बेटा 1.2। 1.2 को दोनों से डिवाइड करो बच्चों आप लोग, दैट इज 1। 1.8 को 1.2 से डिवाइड किया बेटा 3/2, ये आ गया बच्चों। और अब 1 और 3/2 भी होल नंबर थोड़ी है, तो इनको ठीक कर लेते हैं। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, इस इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई 2 किया, 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 3 हो गया। तो मेरे पास बच्चा लोग, मेरे पास एफई रेशो ओ जो है वो आया बेटा 2:3। तो देयरफॉर मैं बोल सकूंगा आयरन ऑक्साइड जो मेरे पास है वो कौन सा होगा, Fe2O3। ये Fe2O3 वाला ऑक्साइड है। अब एक और क्वेश्चन है, जैसे वैसे एविडेंट एक बात बताता हूँ बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर आप नोटिस करो, आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास नाम की कोई चीज गिवन नहीं है। अगर मॉलिक्यूलर मास की नाम की कोई चीज गिवन नहीं है बेटा, तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। इसका मतलब होता है ये जो एम्पेरिकल निकला है, पहली बात तो हम यहां से आगे जा ही नहीं सके, कोई डाटा है ही नहीं यहां से आगे जाने का। फिर भी बेटा अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मैं निकाल सकता हूं, बेटा हमारे पास कोई एविडेंस है नहीं। एक एविडेंस बस ये निकलता है, ऐसे क्वेश्चंस में अगर टीचर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेगा तो ध्यान रखो यही जो निकलता है यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, तो एक ही हो गया, आओ प्रैक्टिस करें और इसको। A carbon compound containing only carbon oxygen has approximate molecular mass of 290। ठीक है बच्चों, पहले तो मेरे को इस क्वेश्चन पे और देखो तुम लोग, पहले तो मेरे को मॉलिक्यूलर मास मिल गया बच्चों कंपाउंड का 290। ठीक है, ऊपर से मेरे को दिख गया है कार्बन और ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन है, दो ही लोग हैं इसके अंदर। ठीक है, ऑन एनालिसिस इट वाज फाउंड दैट 50% बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट बता रहा है भाई। तो यार एक काम करते हैं इस क्वेश्चन में, तो जब बता ही दिया उसने 50% है, तो सबसे पहले लेट कंपाउंड भी 100 ग्राम, लेट कंपाउंड भी 100 ग्राम, पहला काम तो ये हो गया। अब आप लोग बताओ कार्बन कितना है बच्चों, 50%, दोनों 50% बोले उसने, तो कार्बन 50 ग्राम्स, और उधर से बच्चों मेरा ऑक्सीजन भी 50 ग्राम्स। ठीक है जी, चलो बात ही बन गई। अब चलते हैं फिर हम अपने गेम पे, क्या करते हैं भाई। अब तो तुम्हें याद होना चाहिए सीरियल नंबर, एलिमेंट्स, बोलो, एलिमेंट्स एंड गिवन मास, मोलर मास। बेटा डू प्रैक्टिस, खाली सुनना नहीं है मुझे, प्रैक्टिस लिख के देखो, साथ साथ करो, इवेंचुअली मुझसे पहले खत्म कर दो, फिर देखो कि सर ठीक कर रहे हैं, हमारा आंसर सेम आ रहा है। मोलर मास, देन वी हैव बच्चा लोग मोल्स, एंड आफ्टरवर्ड्स वी हैव बेटा सिंपलेस्ट रेशियो। लेट्स गो फॉर दिस, करके देखते हो। मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट अवेलेबल है, मेरे पास बच्चों दो एलिमेंट अवेलेबल है, वी हैव जस्ट कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन
कार्बन का गिवन मास बच्चों 50 है, दोनों का ही खैर गिवन मास इस बार 50 ही है, कोई चेंज नहीं है बच्चों। मोलर मास पे चलें तो कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का बच्चों 16 होता है। क्लियर कॉल है? ठीक है, मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास होगा मोलर मास तो 50/12, फिर से गिवन मास में मोलर मास 50/16। ठीक है, अब हमारी ड्यूटी है हम इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें बच्चों। आओ जरा, 50/12 है यार, तो 25/6 हो गया। 25/6 को डिवाइड कर लेते हैं, 6 4 24, 1.01। तो अप्रोक्सीमेटली आगे नहीं जाना मेरे को 4.1 के आसपास ये दिख रहा है। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले को कर लेते हैं। नीचे है बच्चों 50/16, तो बेटा अगर मैं 50 को 16 से डिवाइड कर लेता हूँ, 16 4 48, 2.01, तो आई एम गेटिंग बच्चों 16 3 48, सॉरी। सो इसको सॉल्व करके 3.1 आ रहा है बेटा, 3 पे गया वो। ठीक है, अब दोनों को ही अगर हम चाहें, बेटा देखो इनको आपस में डिवाइड करके कोई फायदा नहीं है। 4.1 को नियरली ले लो 4 और 3.1 को नियरली ले लो 3। सीधा आंसर मिल गया आप लोगों को। आप लोगों को मिला देयरफॉर कार्बन रेशियो ऑक्सीजन जो मिला बेटा वो सीधा मिल गया 4:3। देयरफॉर एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया C4O3। आधा काम यहां निपट गया। फिर याद करो क्या बोला था सर ने? एम्पेरिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने में बीच में एक एन नंबर की जरूरत पड़ रही है हम लोगों को। वो जो एन नंबर है उसके लिए क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर मास, क्वेश्चन में दे रखा है 290, और एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास, इसका बना लेते हैं बच्चों, है ना। तो आओ जरा सबसे पहले एन निकालने चलते हैं। एन की वैल्यू होगी बेटा, ऊपर ये होता है मॉलिक्यूलर मास 290, नीचे इसका मास। बेटा कार्बन का मास होता है 12, 12 इंटू 4, है ना। तो 12 4 48, उधर से बच्चों 16 इंटू 3, वो भी 48। तो इसको सॉल्व किया तो 96 टोटल आ गया बच्चों। तो ये हो गया 96। ठीक है जी, 96 कितने पे जाएगा चेक करना पड़ेगा भाई, कितने पे जाएगा? 96 5 जा देखें क्या होता है। नहीं ये तो ऊपर चला जाएगा 96 5 जा। 96 3 जा देखें, 6 3 जा 18, 27 28। हाँ भाई हाँ, यही तो बात है, नियरेस्ट इंटीजर लेना है। इसका मतलब स्टूडेंट इसको जब डिवाइड करेगा प्रॉपर, देखो नियरेस्ट आ रहा है ना, स्टूडेंट जब डिवाइड करेगा तो 2.9 के आसपास दिखेगा उसको। अब यार अगर किसी बच्चे को डिवाइड करके 2.9 दिखेगा, अगर उसको 2.9 दिखेगा तो नियरेस्ट इंटीजर लेगा ना वो 2.9 का 3। एन तो लेना ही नियरेस्ट इंटीजर है। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या डेवलप होगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय 3। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है बच्चों? C4O3। नाउ यू विल मल्टीप्लाई दैट बाय 3, तो C12O9। ये हमारा क्वेश्चन डेवलप हुआ बच्चों। दिस इज द पर्टिकुलर केस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये काम के हैं, बहुत काम के बच्चों क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब क्वेश्चन, अब ये बच्चों मैंने आप लोगों को कहा था ये इसके साथ मैं एम्पेरिकल के साथ कंसंट्रेशन के क्वेश्चन कराऊंगा कुछ, तो पहले उनको एक बार फटाफट आ लो कवर करते हैं। बेटा क्या कहता है ये? A solution contain 2.8 moles of acetone and 8.2 moles of chloroform। तो मैं अगर पहले दो लोग पकड़ लूं कि इस क्वेश्चन में दो लोग हैं कौन बेटा, उस पर वर्कआउट करते हैं। तो दो लोग कौन कौन है? 2.8 मोल्स ऑफ एसीटोन है और 8.2 मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म है, ये दो लोग मेरे पास है। मुझे कहा गया है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। तो यार ज्यादा दिल पे बात नहीं लेनी, क्या करना है सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन निकालना है तो ऊपर क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसीटोन, नीचे फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसीटोन, और एक क्या करोगे नीचे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, जो दूसरा पोर्शन अवेलेबल है। ठीक है जी, अब क्या करो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसीटोन दे रखे हैं बच्चों 2.8, नीचे बेटा टोटल 2.8 प्लस 8.2। बच्चों दैट ब्रिंग मी 2.8 डिवाइडेड बाय 8 और 2 10 11, 2.8 डिवाइड बाय दिस, डेसिमल हटाया बच्चों, पॉइंट लगाया, तो 28 का 14 हो गया, ये 55 हो गया। ठीक है जी, 14 डिवाइड बाय 55, 0.0 लगाया, 2 पे गया, 2 पे गया तो 1110 आ गया। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो 0.2 के आसपास जो है वो डेवलप हो जाएगा। सो मोल फ्रैक्शन आ गई। और कल को टीचर तुम्हें इसी क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म भी पूछ ले तो याद रहे मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन दिस केस विल बी इक्वल टू 1। तो अगर मेरे पास इसका आंसर आ गया है 0.2, तो क्लोरोफॉर्म का जो आंसर आएगा बच्चा वो होगा 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8 अप्रॉक्स। सो आई जस्ट वांट यू गाइस टू कन्वे, इस क्वेश्चन से सिर्फ मुझे याद कराना था आप लोगों को कि मोल फ्रैक्शन निकाली कैसे जाती है। ठीक है, एक और आओ।
हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.3 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट इज 82.0245। भाई क्वेश्चन को आराम से अगर हम दोबारा देखें तो पहले देखो कि हो क्या रहा है, क्वेश्चन को देखो हो क्या रहा है। क्योंकि मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि पहले एक पिक्चर बनाया करो क्वेश्चन में क्या डेवलप हो रहा है। ठीक है, ध्यान दो जरा। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में वो कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ दिस। तो मतलब ये तो क्लियर कर दिया है कि यहाँ का वॉल्यूम 500 ml है। ठीक है जी। फिर कह रहा है ऑफ 0.375 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। तो भैया मोलैरिटी हो गई 0.375 मोलर। ठीक है, मोलैरिटी भी गिवन है सर। अब वो आपसे बस ये पूछ रहा है कि इतनी मोलैरिटी डेवलप करने के लिए बाहर से जो अमाउंट डलेगा, किसका डलेगा जी, सोडियम एसिटेट का जो अमाउंट डलेगा, वो बस पता लगाओ कितना ऐड ऑन होगा। ठीक है, तो ज्यादा दिल पे बात लेने की है नहीं। आप सिर्फ इतना काम करो बच्चा लोग, आप लोग क्या करो, सबसे पहले तो फॉर्मूला याद करो। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है सर, ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, डिनोमिनेटर में लिखते हैं सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन शुड ऑलवेज बी इन लीटर्स। फाइन, अब जो जो गिवन है उसको पुट करते जाओ मेरे साथ। मोलैरिटी कितनी है सर? 0.375 मोल्स। अभी मोल्स चलो लिख लो, मोल्स को भी गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। अब गिवन मास ही तो पता नहीं है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास 82 पॉइंट कितना था, 0245। तो 02 ले लो, बहुत ज्यादा नहीं करना। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा लीटर में लेना होता है। तो 500 को डिवाइड करोगे 1000 से तो तुम्हारा ये आंसर लीटर में आ जाएगा। तो यहां से हम पहुंचे 1/2 पर सर। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, इसके बाद क्या करेंगे सर, लेफ्ट में 0.375, राइट में क्या है सर हमारे पास, राइट में x अपॉन दिस, ये 2 ऊपर चला जाएगा सर। सो वील बी एबल टू गेट 2x, वील बी एबल टू गेट 2x अपॉन 82.02। ठीक है, इसको अगर कट करोगे तो 41.01, तो 0.375 मल्टीप्लाइड बाय 41 ही ले लो अप्रोक्स इसको। इतने ग्राम्स विल बी द गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस, इतने ग्राम्स होगा गिवन मास। तो मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें एक मेंटालिटी डेवलप करनी होती है स्टूडेंट ने, और वो मेंटालिटी पता क्या है, सिर्फ इतनी छोटी सी मेंटालिटी है कि अगर टीचर आपको पहले ही बता दे कि इतने मोलर सॉल्यूशन बनाना है, तो उसके लिए अगर टीचर कभी तुम्हें कहे कि बाहर से मास कितना डालना होगा, उसके लिए सिर्फ ये काम करना होता है। और वो काम क्या होता है बच्चों, वो काम सिर्फ इतना होता है, ये जो मोल्स होते हैं ना, इसका ये जो गिवन मास वाला सेक्शन होता है, बस ये अननोन होता है। तो बाकी सब गिवन होता है, ये एक्स अननोन होता है, मल्टीप्लाई करके आराम से वैल्यू आ जाती है। तो ये कोई टफ क्वेश्चंस में से नहीं है, ये सिर्फ एक मेंटालिटी है कि जब भी टीचर पूछे कितना अमाउंट बाहर से डालना है, कभी भी ये पूछे बेटा अगर, तो सिंपल सीधा सा काम कर देना है, कितना अमाउंट डालना है पूछा जा रहा है सर, तो ये जो गिवन मास वाला सेक्शन है इसको फाइंड आउट कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, अब आगे बढ़े। हाँ भैया, ये है मजेदार क्वेश्चन। ये मजेदार क्वेश्चन क्यों है बच्चों, ये एक तो इसकी दो बातें बताता हूँ। हाँ, ये वही क्वेश्चन है। एक तो एनसीईआरटी का लास्ट एग्जांपल है। ठीक है, एनसीईआरटी का, हमारी सीबीएसई वाली बुक का। और दूसरा काम ये है भाई कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपके जितने स्कूल एग्जाम होंगे उस सब में मोस्ट प्रोबेबली ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों। ठीक है, तो वर्कआउट करना जरा, आओ जरा मेरे साथ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, मैं हमेशा क्लास में बच्चों को कहता हूँ कि इस क्वेश्चन को डील करने के लिए रिवर्स साइकोलॉजी को चूज करो। मतलब तुम ये सोचो तुम्हें मोलैरिटी निकालनी है, और मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट बट शुड ऑलवेज बी इन केजी, ये होता है तरीका। तो क्या करोगे, कैसे समझोगे, ध्यान दो बच्चों। सबसे पहले ये नोटिस करो ये सॉल्यूशन किस चीज का है, पहले इस पे वर्कआउट करो। ये सॉल्यूशन है बच्चों 3 मोलर एक्वा सॉल्यूशन विद इतनी डेंसिटी। तो मेरे पास एक बीकर ले लो, उस बीकर पे मानो 3 मोलर NaCl का सॉल्यूशन है, 3 मोलर NaCl का सॉल्यूशन है। उसकी डेंसिटी दे रखी है जी 1.25 ग्राम पर ml, और मुझे इतना सा डेटा देकर उसने कहा है जी आप मुझे मोलैरिटी फाइंड आउट कर दीजिए। तो आप अब मेरे साथ आओ, बहुत इजी है। सबसे पहले नोटिस करो 3 मोलर का क्या मतलब होता है। 3 मोलर का मतलब होता है 3 मोल्स ऑफ NaCl
इज देयर इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। बच्चों ये सिर्फ इतनी लाइन दो इंफॉर्मेशन निकाल गई है। देखो, एक तो इस लाइन को पढ़ के पता चल गया कि अंदर मोल्स कितने हैं NaCl के। 3 मोल्स हैं यार, ज्यादा बड़ी कॉल ही नहीं है। 3 मोल्स NaCl के प्रेजेंट हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऊपर वाला काम तो बन गया। कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के जी? 3 मोल्स हैं सॉल्यूट के। ठीक है, अब मैं कुछ एक कहानी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बच्चों जब तुम्हें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए तो पहले तुम एक काम करो, दो बातें ध्यान रखो। सॉल्वेंट किससे बना है? मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। दो लोगों के सम के इक्वल होता है, सीधी सीधी बात है। सॉल्यूशन इक्वल टू होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अगर मेरे को सॉल्वेंट चाहिए तो मैं सॉल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस कर दूंगा, मास को, है ना। तो आप सोचो कि अगर किसी बच्चे को सॉल्वेंट निकालना है तो उसको दो लोग पहले निकालने होंगे, एक तो मास ऑफ सॉल्यूशन और एक मास ऑफ सोल्यूट। जब वो इन्हें माइनस करेगा तब सॉल्वेंट आएगा बच्चों। तो पहले मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बात करें। सबसे पहले चलो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होगा बच्चों मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सीधी सीधी बात है सर, है ना। फिर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है बच्चों, कितनी है? 1.25 ग्राम पर ml। मास ऑफ सॉल्यूशन में निकालने की कोशिश कर रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, 1 लीटर था ना। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये ml में है तो उसको भी 1 लीटर ना लिखकर 1000 ml लिख देता हूं। ठीक है, वील मल्टीप्लाई देम, और मल्टीप्लाई करते ही मुझे क्या मिला? मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन तो बेटा मिल ही गया ना डायरेक्ट। कितना आया? इसको मल्टीप्लाई करा 1250 ग्राम इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी। जब मास ऑफ सॉल्यूशन रेडी हो गया तो मैंने क्या कहा था? मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट को माइनस करवाना तो सॉल्वेंट आएगा, तो सॉल्यूट का मास और चाहिए। तो सॉल्यूट का मास कैसे निकालोगे भैया? अगर आप मोल्स का फॉर्मूला लगाते हो सॉल्यूट के लिए तो गिवन मास भी किसका होगा सर? सॉल्यूट का। और मोलर मास भी किसका होगा सर? सॉल्यूट का। कोई दिक्कत नहीं है। तो मोल्स कितने हैं सर सॉल्यूट के? सॉल्यूट के दिख रहे हैं सर, 3 मोल्स हैं। गिवन मास सॉल्यूट का निकालना है सर। अभी तो मास तो सॉल्यूट का ही तो निकालने निकले अब हम। मोलर मास कौन है भाई? NaCl है। NaCl का मोलर मास क्या होता है? चलो अगर गिवन नहीं है तो ध्यान रखना, Na का मोलर मास होता है 23, Cl का होता है बच्चों 35.5। प्लस करोगे तो 58.5 आ जाएगा। तो 58.5 यहां आ गया बच्चों। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 150 24.5 तो 174.5 ग्राम के आसपास ये आ रहा है सॉल्यूट का मास। फिर याद करा दूं, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस होगा तो सॉल्वेंट आएगा। तो यानी कि अगर बच्चों मैं मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहता हूं तो क्या होगा सर? क्या होगा सर? ये रहा एक मास, तो 1250 ये रहा एक मास सॉल्यूशन का। ठीक है, ये रहा सॉल्यूट का। वी हैव टू माइनस सबट्रैक्ट देम। तो 1250 माइनस 174.5 ग्राम, ये आ गया जी मास ऑफ सॉल्वेंट। अब पूरी गेम फाइनल हो जाती है। सर क्या निकालना था फाइनल गेम में? क्या निकालना था फाइनल गेम में? मुझे कैलकुलेट करनी थी सर मोलैलिटी। तो मोलैलिटी किसके इक्वल होती है सर? फॉर्मूला ऊपर होते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये रे सर कितने मोल थे? 3 मोल थे सर, 3 मोल थे। 3 मोल ऊपर। डिनोमिनेटर सर, डिनोमिनेटर ये रहा मास सर अपने पास कितना? 1250 माइनस 174.5, इतने ग्राम है ये। तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे ताकि केजी में आ जाए। ठीक है, अब मेरे को बहुत इतने साल हो गए सेम क्वेश्चन कराते हुए, एनसीईआरटी ने भी वैल्यू तक नहीं बदली हुई। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मेरे को आंसर याद है 2.89 या 2.79 आंसर आता है इसका। स्मॉल m लिखते हैं, स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मोलल। प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंटली साउंड करता है ये, इसको ध्यान रखना, इसको याद कर लेना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी व्हिच वन इज कंसीडर्ड एज अ बेटर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड व्हाई। ठीक है बच्चों, ये ठीक है, एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सबसे पहले तो स्टूडेंट ने फॉर्मूले लर्न रखने हैं। आपको पता होना चाहिए मोलैलिटी किसके इक्वल होती है? मोलैलिटी होती है ऊपर होते हैं मोल्स सर, और नीचे होता है सर मास। किसका मास होता है सर? सॉल्वेंट का, ऑलवेज इन केजी। ठीक है सर, अगर मैं मोलैरिटी को फाइंड आउट करने जाता हूं सर तो मोलैरिटी में ऊपर मोल्स होते हैं सर, और नीचे क्या होते हैं? नीचे क्या होता है? नीचे होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है जी। अब वो पूछ रहे हैं इनमें से किसको तुम प्रेफर करोगे और क्यों? अरे बड़ा आसान है यार, टेम्परेचर बदलता है तो चीजों का वॉल्यूम बदल सकता है,
और वॉल्यूम बदलेगा तो मोलैरिटी बदल सकती है, इसलिए मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाती है। मैं हमेशा क्लास में एक एग्जांपल देता हूँ कि दुबई उठा लो, दिल्ली उठा लो और तुम कैनेडियन सिटी उठा लो कोई, इन तीनों ही जगह पे टेम्परेचर जोन अलग अलग है, सेम सॉल्यूशन का आंसर अलग अलग आएगा ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसीलिए मोलैरिटी का आंसर डिफरेंस आएगा, सॉरी मोलैरिटी का आंसर डिफरेंट आएगा इन 3 सिटीज। अ पॉइंट इज मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन जो मोलैरिटी होती है मास नेवर चेंजेस। तो मैं चाहे दुबई जाऊं, चाहे मैं दिल्ली हूं, चाहे मैं कैनेडियन सिटी में हूं टोरंटो में, तीनों ही जगह पर मेरी मोलैरिटी का आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि मोलैरिटी किस पे डिपेंड कर रही है, मास पर। इसलिए याद रखना है, टीचर कहती है कौन बेटर कंसीडर होगा, ये बेटर कंसीडर, सॉरी ये बेटर कंसीडर होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका बच्चों। क्लियर रहेगा? बढ़िया, आगे चलते हैं। How are 0.05 छोटा m and KOH and how are 0.05 बड़ा m are different with each other? देखो इसमें ना एक कॉन्सेप्चुअल बात जुड़ी हुई है एक्चुअली। वो कह रहा है ये और ये कैसे डिफरेंट है। पहले तो क्लियर है, ये मोलालिटी है और ये मोलर है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, 0.05 छोटा m ऑफ KOH बोलती है अगर टीचर, तो इसका क्या मतलब निकलता है, ध्यान देना। इसका मतलब निकलता है कि 0.05 मोल्स ऑफ KOH are dissolved in 1 kg of solvent। ये solvent वाली टर्म मैटर करती है, ये इसका मतलब निकलता है, ये मतलब निकलता है इसका। दूसरी तरफ जाओगे बच्चों, 0.05 कैपिटल M KOH अगर टीचर कहती है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है सर 0.05 मोल्स ऑफ KOH are there in 1 liter of solution। बस ये फर्क है, बस ये फर्क है छोटा सा, और कोई खास फर्क नहीं है। और ये मत बताया ना टीचर को छोटा एम मोलैरिटी होती है, बड़ा एम मोलैरिटी होती है, इससे कोई मतलब नहीं है। स्टेटमेंट से मतलब है, दिस स्टेटमेंट मैटर्स, ये लिख कर आना है आप सबने, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस के, जो तुम्हारा बेस एक बार थोड़ा सा रिवाइव करते हैं इसको लेकर, इस कॉन्सेप्ट को लेकर। तो तुम लोगों ने सिर्फ क्या करना है, तुम लोगों ने इन क्वेश्चंस की एक बार रीप्रैक्टिस करनी है, ताकि तुम लेवल 1 पहले अचीव कर लो फटाफट इन क्वेश्चंस का, ठीक है। तो इसको पहले कवर अप करो। दूसरा काम तुम सब ने क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि इसका लेवल 2 थोड़े दिनों में अपलोड करूंगा, उसके अंदर एक लेवल ऊपर जाएंगे हम लोग इसको लेकर, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। एक बार क्वेश्चंस अपने हाथ से करके देखो, तभी फायदा है सेशन में जुड़ने का। बाय बच्चों, टेक केयर।